नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, जो कि केरला से भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने बुधवार को भोपाल से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उनका राज्यसभा का ये कार्यकाल 2026 तक चलेगा और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस सीट पर गए हैं जिसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वेकेट किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर बने थे और ऐसा इसलिए किया गया था, ऐसा इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने मार्च 2020 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और उनके साथ बाकी भी मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार से कुछ मंत्री गए थे, विधायक गए थे, सरकार को गिराया गया और उसके बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा जाने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं गुना से लोकसभा चुनाव हार गए थे और वो जो चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी यादव से। और अब जब भारतीय जनता पार्टी में वापस ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए और उसके बाद वापस लोकसभा में गुना से चुनाव लड़े, केपी यादव का टिकट कट गया, तो केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि केपी यादव का जो है भारतीय जनता पार्टी ख्याल रखेगी। सबको यही उम्मीद थी कि केपी यादव को शायद राज्यसभा भेजा जाएगा। 2 साल का जो समय बचा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उसको जो है केपी यादव पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल यही है कि जो यादवों को खुश करने की भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी थी, जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मोहन यादव बनाए गए और यूपी और बिहार के चुनाव के दृष्टिगत ये कहा गया कि वहाँ पर यादव जो वोटर्स हैं उनको ये अच्छा लगेगा और उनके दृष्टिकोण से ये एक अच्छा कदम है, उसका अब क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो यादवों के प्रति मोह था वो थोड़ा कम हुआ है या केपी यादव जो है वो थोड़ा ठगे महसूस किए गए हैं? क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2023 में, उसमें भी ये कयास शुरू में लगाए गए कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी से केपी यादव चुनाव लड़े, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कहा कि उनको एक अच्छा ऑनरेबल उनका रिपैट्रिएट किया जाएगा या उनको एक अच्छा मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। द्विवेदी जी, अब बताइए कि उस समय भी जब मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो आपने कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे का सोचती है, यादव को एक मुख्यमंत्री बना के यूपी और बिहार के इलेक्शंस पे भी टारगेट है और साथ में चूंकि यहाँ पे यादव को टिकट डिनाई हो सकता है, जो कि बाद में हुआ, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब क्या लग रहा है? क्योंकि केपी यादव को भी नहीं मिला राज्यसभा से और यूपी और बिहार में और खासकर यूपी में लोकसभा में जो इम्पैक्ट हुआ वो तो आप सभी ने देखा है। देखिए, बीजेपी ने जिस सोच के साथ मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया था कि यूपी और बिहार में उसका फायदा मिलेगा, वो तो नहीं मिला, क्योंकि जो अंकगणित आया जो नतीजे के रूप में, वो ये बताता है कि उसका कोई फर्क पड़ा नहीं है। मतलब यहाँ तक कि जिन सीटों पे डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार करने गए थे उसमें अधिकतर सीटें जो है वो बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई थी। बिहार में उन्होंने जरूर अपनी सीटें बचा पाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका असर नहीं हुआ। अब जिस सोच के साथ बीजेपी ने काम किया था तो उसके नतीजे तो देख लिए सबने। बड़ा सवाल ये है कि केपी यादव को बीजेपी के सबसे बड़े नेता नंबर 2 जी अमित शाह ने मंच से कहा था कि केपी यादव की चिंता मत करो, इनका ख्याल हम रखेंगे जी, पार्टी ख्याल रखेगी। अब उनका ख्याल जो है कैसा रखा गया? अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको बता दूं कि बीजेपी जो है कैसा ख्याल रखती है। उसके एग्जाम्पल देख लीजिए, संजय पाठक, नारायण त्रिपाठी और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो विधायक आए थे, जिनमें से कुछ 5 एक चुनाव हार गए थे उपचुनाव, उनमें से उसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए, कईयों के टिकट काट दिए और जो कई जीत के आए उसमें भी 4 केवल मंत्री हैं ज्योतिरादित्य कांग्रेसी जो कांग्रेस से आए, बाकी लोग मंत्री भी नहीं बनाए गए।
और मैं अब कह रहा हूं कि 2028 में इनमें से भी तकरीबन कह रहा हूं सबके टिकट कट जाने वाले हैं। तो बीजेपी के अंदर जो आयातित कांग्रेसी हैं उनके लिए बहुत स्पेस है नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बीजेपी का है वो इनके लिए कोई स्पेस बनाता नहीं। अच्छा, ये तो मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि कोई ज्यादा जगह है नहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के मूल नेता हैं वो तो ये बात को नहीं मानते हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि भाई कम जगह मिली लेकिन फिर भी मिली, जैसे सागर को देख लीजिए, सागर से देख लीजिए, गोविंद राजपूत जो है मंत्री हैं अभी मोहन यादव की सरकार में, ज्योतिरादित्य सिंधिया कैंप से आते हैं और बड़े कंट्रोवर्शियल लीडर भी हैं, बहुत सारे उनके ऊपर आरोप भी हैं, बावजूद इसके वो मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह वहां के गद्दावर नेता, वो मंत्री नहीं है। तो जिनको मंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो नहीं बन पाए हैं या जिनकी कॉस्ट पर कांग्रेस से आए लोग मलाईदार पदों पर बैठे हुए हैं, वो तो इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन ये आपको मतलब आप कह रहे हो कि कोई खास जगह नहीं है, तो यहाँ पर ये भी तो देखना पड़ेगा कि केपी यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस से आए थे और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ यूज किया गया। देखिए 2019 में अगर हम ले चलते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही जो है केपी यादव उन्हीं के पट्टे बोले जाते थे राजनीतिक शब्दावली में, है ना। तो और उनके समर्थक थे। हाँ, मतलब सब वहां जो है उनके बहुत कुछ थे। ये केपी यादव कहते राइट हैंड, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होते तो केपी यादव काम संभालते थे, ये कहा जाता था। और बीजेपी ने केपी यादव को तोड़ा, वो कोई आरएसएस वाले थे नहीं, कांग्रेसी थे। और मध्य प्रदेश की इकलौती सीट है गुना जो यादव बाहुल्य है, और यादव जो है वहां फैसला करते हैं। और वहां के यादवों का जो राजनीतिक चरित्र है वो ये है कि वो उनके बहुमत वोट जो है वो पोलराइज होता है। प्लस 2014 में छिंदवाड़ा और गुना ही 2 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस पार्टी बची थी 29 में से। तो गुना के यादव वोट जो है बीजेपी को पता था कि कैसा ट्रेंड है इनका, वोटिंग पैटर्न क्या है यादवों का। तो केपी यादव को वो लेके आए क्योंकि उनको 29 की 29 सीटें चाहिए थी। ये बात अलग है कि वो 19 में एक छिंदवाड़ा नहीं ले पाए थे, लेकिन गुना उन्होंने उस टैक्टिस से जीत ली। अब उसके बाद की जो कहानी है जिसपे हम बात कर भी चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा गए और उसके बाद फिर वो लोकसभा चुनाव उन्हें लड़ाना ही था, क्योंकि अभी भी देखिए भले ही बीजेपी जो है 160 से ऊपर सीटें लिए हुए है, लेकिन अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में इतना दबाव और प्रभाव है कि जब मंत्रियों को जिलों के प्रभार दिए गए तो आप देखिए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जिले हैं उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को ही जो है प्रभार दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी सत्तानुकूल परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेती है। और अब चूंकि केपी यादव का अभी 2028 तक कोई जो है बहुत बड़ी समस्या पैदा करने की स्थिति में है नहीं वो, क्योंकि 28 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो इसलिए अब आप देखें केपी यादव की स्थिति वैसी होगी जैसी ओपीएस भदौरिया से लेके कंसाना और गोहद के जाटा फलाने डिकाने जो लोग जो है चुनाव हार गए, जिनकी टिकटें काट दी गई थी, उनका जो हाल है मुझे लगता है कहीं केपी यादव उसी रास्ते न चले जाएं। विनय जी, ये तो हो गया यादव जी की बात, मतलब इंडिविजुअल की बात हो गई कि उनकी ये परिस्थिति हो जाएगी, ये दशा हो जाएगी। लेकिन यादव वोट बैंक का क्या होगा? क्या उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? देखिए, राजनीति में वोट बैंक की जरूरत पड़ेगी 2028 में ना। 2028 अभी 4 साल दूर है, तो इसलिए 4 साल में और मुख्यमंत्री तो यादव है ही है। गंगा जी में कितना पानी जो है इधर से उधर हो जाएगा, चंबल में होगा ज्यादा। तो इसलिए जो है ये अभी से, और देखिए राजनीति बहुत असंवेदनशील और निष्ठुर होती है। तो हम भले ही हम लोगों को लगता है, आम लोगों को, यार उसके साथ अन्याय हुआ। अरे मुरली मनोहर जोशी जी के साथ क्या हुआ, अडवाणी जी के साथ क्या हुआ, ऐसे कितने ही नेता जिनके साथ बीजेपी में क्या हुआ कि वो किनारे कर दिए गए। तो इसलिए राजनीति असंवेदनशील और निष्ठुर होती है, और इसमें जो है हमदर्दी और संवेदनाओं का कुछ नहीं होता। अच्छा, क्या जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने मन से कहा था कि भाई इनका ख्याल रखा जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो चैप्टर अब खत्म है, या अभी भी कोई उम्मीद है केपी यादव को, अभी भी कोई आस होगी कि नहीं उनका कुछ ख्याल पार्टी रखेगी? या अब आप देखिए, एक लोकसभा सदस्य को जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था उसका कद कितना हुआ होगा, क्योंकि सिंधिया खानदान को वहां गुना सीट से किसी ने हराया था। तो
उसका कितना कद होगा। अब अगर आप उसको जो है माने किसी विकास प्राधिकरण या किसी मंडल में, किसी निगम में अगर चेयरमैन बना के बैठा भी दोगे, क्योंकि अभी उसकी सीटें ही खाली हैं बस, अदरवाइज 2028 तक कुछ नहीं है केपी यादव के लिए, क्योंकि जो बीडी शर्मा जी का भी जो कार्यकाल है उस पे भी यादव को इसलिए नहीं बैठाया जा सकता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि यादव मुख्यमंत्री है, तो इसलिए उस पोस्ट के लिए भी वो एलिजिबल नहीं है। तो वो तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो बाहर से लाया। तो इन्हीं सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है कि अब जो है केपी यादव जी का राजनीतिक वनवास बीजेपी ने सुनिश्चित कर दिया। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि भाई उनका वनवास राजनीतिक सुनिश्चित हो गया है, तो उनके पास आगे क्या ऑप्शंस बचते हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्या कांग्रेस में वापस जाने का कोई रास्ता, एक विकल्प है? देखिए, अभी 4 साल तो उनको जो है ये रामपथ गमन पे जो है ना जाके चहलकदमी करनी चाहिए, क्योंकि 4 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। तो चुनाव के टाइम पे ही इस तरह के नेताओं की जो है जो वैल्यू होती है तब तक रहेगी, वैल्यू की नहीं रहेगी। अब 2028 तक क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनिया इतनी अशांति में चल रही है, तो इसलिए 4 साल क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। उनके पास जो ऑप्शन है वापस जाने का कांग्रेस में, तो वो जो है ऑप्शन कांग्रेस भी बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जो अभी के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो है कांग्रेस को जो उम्मीद थी जिस तरीके से, क्योंकि ये नाराज थे केपी यादव, वैसा हुआ नहीं। अगर इन्होंने कांग्रेस का थोड़ा साथ दिया होता तो इनके लिए कांग्रेस का रास्ता खुल सकता था, लेकिन फिर भी 2028 तक क्या कह सकते हैं, अभी कहना मुश्किल है। उनके पास एक रास्ता है, लेकिन इंतजार है भाई, वनवास तो 4 साल का आपके लिए है तय। तो केपी यादव का राजनीतिक वनवास लगभग तय है, 4 साल के लिए तो कम से कम तय जरूर है, क्योंकि 2028 में अभी चुनाव होने, और तब तक केपी यादव को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एडजस्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल ये जरूर है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केपी यादव से कहा था कि उनका ख्याल रखा जाएगा। शायद वो मतलब पॉलिटिक्स का दौर था, चुनावों का दौर था, चुनाव लड़ने थे, और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीतनी थी। उस समय यादव वोट बैंक को खुश रखने के लिए शायद इस तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन वास्तविकता में केपी यादव के साथ जो हुआ वो सबने देखा। पहले उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी से हराया, फिर उसके बाद उनका टिकट कटा और अब उनको राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।